आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति वो कर रहे थे और उसमें भी प्रश्नावली जो 1.4 है वो हम क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला लेक्चर रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रश्नावली 1.4 का। ठीक है, इसको रीड करते हैं, एक बार पढ़ते हैं एक बार इसको क्या है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं, कि जो पाई होता है, वैसे हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 3.1415 और इनफाइनाइट तक रहती है, राइट। दूसरा, हम पाई को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि पाई बराबर क्या होगा। मान लो आपका कोई सर्किल है, ये वाला, ये आपका सर्किल है, तो इस सर्किल की जो परिधि होगी, परिधि कौन सी होती है कि हम यहां से चलते हैं और वापस इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो जो जो दूरी आती है, ठीक है, तो वो दूरी कितनी होती है 2πr। आपको पता है कि अगर कोई वृत्त है, कोई वृत्त है और वृत्त की अगर परिधि हमें निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी 2πr। तो जो पाई, और अगर इसका मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है r। यहां से लेके यहां तक अगर ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, तो ये इसकी त्रिज्या है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा। अगर त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास तो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास हो जाएगा 2r। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये इसकी परिधि हो गई, परिधि हो गई 2πr। तो ये अब इसको पढ़ते हैं एक बार। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। मीन्स पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास, ऐसे भी लिखा जाता है। पाई को हम 3.1415 भी लिखते हैं, और पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास। क्यों होता है, देखो परिधि हमारी क्या होती है 2πr, व्यास कितना होता है 2r, 2 से 2 कट जाता है, r से r कट जाता है, बचता क्या है पाई। इसीलिए पाई को क्या बोला गया है, पाई बराबर क्या होगा, परिधि बटे व्यास। ठीक है, तो इसने यहां तक बोला, ठीक है। अर्थात पाई बराबर c अपॉन डी, सी मीन्स परिधि और डी मीन्स व्यास, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा c बटे डी। हाँ होता है, हमें याद है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये इसका विरोध कर रहा है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम देखें कि यहाँ पे कोई भी इसका ये अंतर विरोध नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी अंतर विरोध नहीं है। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है कि पाई जो है वो परिधि और व्यास के क्या है, इन दोनों का अनुपात है। ठीक है, तो हमें जब भी अपने स्केल से कोई भी वैल्यू नापते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो लगभग आती है। ठीक है, वो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता कि ये इतनी है। जैसे हम पाई की कैलकुलेशन करते हैं, तो पाई की कैलकुलेशन में हम क्या लेते हैं 3.1415, यही तो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अंतर विरोध नहीं है। हमें नहीं पता, हमने उस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो परिधि है या व्यास है, क्योंकि देखो पाई है, पाई अगर हमारा अपरिमेय है, इसका कहने का मतलब है कि पाई आपका अपरिमेय है, तो या तो आपकी परिधि अपरिमेय होगी या व्यास अपरिमेय होगा। तो हो सकता है दोनों में से कोई सी एक क्वांटिटी जो है वो अपरिमेय हो, लेकिन हमने तो दोनों ही चीजें स्केल से मेजर की हैं और उन दोनों का अनुपात लिया है, उनको आपस में डिवाइड किया है। तो ये सब किससे हुआ है, ये हम स्केल से कैलकुलेशन की हुई है। तो यहाँ पे कोई भी अंतर विरोध नहीं है, तो उसके निराकरण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, तो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी अंतर विरोध नहीं है, कोई भी अंतर विरोध नहीं है। जब भी आप किसी स्केल से कोई वैल्यू नापते हो तो वो अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो उसके लगभग उसके बराबर होती है, एकदम सेम वैल्यू नहीं देता है। तो हमने यहाँ पे जो भी परिधि की वैल्यू ली या व्यास की वैल्यू ली, हो सकता है इन दोनों में से कोई सी एक अपरिमेय संख्या हो, तो वो तो वहां पे तो कोई अंतर विरोध वाली चीज ही नहीं आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओ
संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। देखो हम जो पीछे की क्लास थी, आई थिंक एक्सरसाइज आपकी थी 1.2 थी, एक्सरसाइज 1.2 थी। 1.2 में आपने क्या किया था कि रूट 2 है या रूट 5 है या रूट 3 है, उसको आप लाइन पे कैसे निरूपित करोगे वो करो, हमने वैसा किया था। अभी क्या आया है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 9.3 को पहले तो जो निरूपित करवा रहे थे वो किसको करवा रहे थे, या तो रूट 2 को करवा रहे थे या रूट 3 को करवा रहे थे या रूट 5 को करवा रहे थे, है ना, इन सबको निरूपित करवा रहे थे। लेकिन अब दशमलव वाली संख्या के अंडर रूट लिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है आप सभी को पता है, क्या होती है हमारी संख्या रेखा, यही एक सीधी सी रेखा जो होती है, सीधी सीधी क्षैतिज रेखा जो होती है उसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे हमने 9.3 को निरूपित करना है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सीख लेना। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को यहाँ पे आप ड्रॉ करो। मान लो 9.3 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहां से लिया उसको, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आ गया मेरा 9.3। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ले लिया ए और इस पॉइंट को ले लिया बी। ओके, और ये कितना आ गया, ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.3। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि जो संख्या दी हुई है उसको यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, बना लो उसको। 9.3 बना लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि इसमें एक और जोड़ दो, एक यूनिट और जोड़ दो, और मैंने एक जोड़ दिया और वो मेरा पॉइंट बन गया सी। इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1। ये आपको सभी में करना है, जितना नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो और फिर क्या करोगे, उसमें एक और जोड़ दो। और ये जो लाइन है जो हमारी यहां से शुरू हुई है ये कहां तक चली जाएगी, ये हमारी सी तक जाएगी। अब ए सी बन गई। अगर हम देखें ए सी, ये ए और ये हमारी सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, अब 10.3 हो गई ना, पहले 9.3 थी, अब एक और जुड़ गया तो कितनी हो गई, 10.3 हो गई। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या है कि इस 10 पॉइंट, ये है सी, ये हमारा सी और ये है ए। अब हमें अगला पॉइंट क्या करना है कि जो 10.3 है इसका हमें क्या करना है, आधा लेना है, इसका मिड निकालना है, इसका माध्य निकालना है कि इसका माध्य कहां पे आता है। तो 10.3 का आधा कितना होगा, 10.3 का अगर मैं आधा निकालती हूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 पंजो 10 पॉइंट, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, तो कितना हो गया 5.15, कितना हो गया 5.15। तो मैं क्या करूंगी, यहां से स्टार्ट करूंगी काउंट करना और 5.15 मिस मध्य इसका कहां तक आएगा, यहीं तक आ जाएगा शायद। ठीक है, और इसको मैं नाम दूंगी ओ। क्या नाम देंगे, ओ। ये स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। पहले क्या किया, जो नंबर दिया हो उस नंबर को लाइन बना लो, फिर उसमें एक और बढ़ा दो, फिर जो पूरी लाइन आ गई उसका आप मध्य निकाल लो, और जो मध्य निकाला उसको आप क्या करोगे, 0 दे दिया, ओ नाम दे दिया। इसका मतलब है ओ ए कितना हो गया 5.15 और ओ सी भी कितना हो गया 5.15। ठीक है, और ये भी कितना हो गया 5.15, यही होता है मध्य। ठीक है, अब ये भी निकल गया। अब इसके आगे वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, इसके आगे वाला हमारा पॉइंट रहेगा कि आपने ये निकाल लिया। अब क्या करोगे, जो बी है इस बी के ऊपर एक लंब बना दो। नहीं, लंब बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा और यहां पे, ठीक है, आप प्रकार लोगे और प्रकार को इतना खोलोगे, कितना, जितना ये इसकी दूरी है, ओ से सी की दूरी है। ठीक है, ओसी, ओसी जो है उस दूरी पे आप प्रकार खोलोगे और ओ को केंद्र मानते हुए प्रकार को यहां पे रखते हुए आप क्या कर दोगे, ऐसे सर्किल बना दोगे। ठीक है, ऐसे आप सर्किल बना दोगे तो ये सर्किल बन जाएगा आपके पास। अब क्या करोगे आप, जब सर्किल बन गया तो ये मान लो ओ है आपका और ये सी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो पहली लाइन ड्रॉ की थी ए से बी पे, ए से बी तक की दूरी कितनी है 9.3। अब हम क्या करेंगे, जो बी वाला पॉइंट है उसके ऊपर एक सीधा लंब बनाएंगे। क्या करेंगे, सीधा लंब बनाएंगे, और कहां तक बनाएंगे कि जो हमने आधा वृत्त बनाया ना इस वृत्त को टच करें। तो मैं यहां से सीधी लाइन खींच देती हूं,
सीधी लाइन खींच दी, और ये जहां पे टच कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे डी। ओके, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डी। अब क्या करेंगे, जो ये यहां पे हमारा जो केंद्र था ओ, इसको हम डी से मिला देंगे। मिला दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बी और डी की वैल्यू पता करनी है कि बी डी कितना है, बी डी की लेंथ कितनी है, हमें तो वो पता करनी है। ओके, अब इसकी लेंथ आप कैसे पता करोगे, देखो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये देखो ऐसा वाला त्रिभुज बन गया, ये बन गया। ये क्या है हमारा ओ, और ये हमारा बी, और ये हमारा डी, राइट। और हमें क्या निकालना है, हमें बी डी की वैल्यू निकालना है। तो बी डी की वैल्यू तो हम तब निकाल सकते हैं जब हमें इसकी वैल्यू पता हो और इसकी वैल्यू पता हो। हमें ये दोनों वैल्यू पता है। कैसे, ये देखो ये क्या है, ओ से डी तक क्या है, जो हमने ये सेमी सर्किल बनाया था, जो आधा वृत्त बनाया था, इस वृत्त की त्रिज्या ही है ना, ओडी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या कितनी है, जो ओ सी है वही ओडी होगा। मीन्स जो हमारा ओ सी है वही हमारा क्या होगा, ओडी होगा, राइट। ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। तो ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ओसी की वैल्यू है, ओसी की वैल्यू कितनी है 5.15, 5.15। इसका मतलब ओडी की वैल्यू कितनी हो गई 5.15। ठीक है। अब नीचे आता है ओ बी। देखो ओ सी की वैल्यू हमें पता है, ओ सी की वैल्यू कितनी है 5.15। ठीक है। और ओ सी बराबर हमें पता है कि ओ सी बराबर क्या है, ओ सी बराबर है ओ बी प्लस बी सी, राइट। ओ बी प्लस बी सी। हमें बीसी भी पता है कितना है, देखो ओसी कितना है, ओसी हमारा 5.15 बराबर ओबी कितना है, हमें नहीं पता कि ओबी कितना है, लेकिन बीसी हमें पता है, बीसी कितना है 1 यूनिट 1। तो ये हो गया, ओबी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओबी बराबर क्या हो जाएगा, एक को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.15 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4.15। तो ओबी कितना आ गया, ओबी आ गया हमारे पास 4.15। ठीक है, निकाल लोगे। आई होप मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारा O और ये हमारा C। तो OC बराबर क्या होगा OB प्लस BC, यही तो होगा ना। OC बराबर क्या होगा OB प्लस BC, और फिर OB की नहीं पता, BC की वैल्यू 1 पता है। इसको सोल्व कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अब आगे चलते हैं। अब ये क्या आ गया, ये अगर हमारे पास त्रिभुज आ गया है तो त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही होती होगी आई थिंक, कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कौन सा है हमारा ओडी, इसका मतलब ओडी बराबर कितना होगा, ओडी बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ आधार, आधार कितना है ये देखो, ये हमारा आधार है, आधार के ऊपर ये लंब है, तो बीडी जो है वो हमारा लंब है। आधार कितना है ओबी, तो मैं लिख देती हूं इधर ओबी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है बीडी, बीडी हमारा लंब है, बीडी हमारा लंब है। ठीक है, देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा आधार है कौन सा लंब। हमें पता है आधार क्या होता है, किसी भी चीज का आधार मतलब उसका जो बेस है वही उसका आधार होगा। तो इस त्रिभुज का बेस क्या है, इसी के ऊपर तो टिका हुआ है, इसलिए जो ओबी है वो हमारा क्या है आधार, राइट। लंब मतलब जो सीधा खड़ा हो, लंब, तो ये हमारा क्या है लंब है। और जब हमें पता चल गया कि आधार ये है लंब ये है, तो कर्ण कौन सा होगा, जो इन दोनों के सामने है वो हमारा कर्ण होगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी क्या हो गया ओडी बराबर दिस एंड दैट, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इस वाले को। इसको सोल्व करके क्या करेंगे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं क्या करती हूँ इसका अंडर रूट एक बार हटा देती हूँ। इसका अंडर रूट हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा ओडी का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओडी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर।
लिख सकते हैं ना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर में से ओ बी माइनस कर देती हूं, हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार हटा देती हूं, कोई करते हैं। ओके, अब बी डी स्क्वायर बराबर ओडी, ओडी कितना है हमारा, ओडी आ रहा है मेरा 5.15, ये लिखा मैंने 5.15 का होल स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना आ रहा है 4.15, 4.15 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये बीडी के स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, बीडी के स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको मिटा दूं ना, क्योंकि बीडी कौन सा है हमारा, यही वाला तो बीडी है। मैंने क्या किया, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज को अलग से यहाँ पे बना लिया, जिससे आप लोग थोड़ा अच्छे से देख पाओ इसको, है ना। बाकी बीडी कौन सा है, बी और डी, हम इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैं इसको हटा देती हूं और हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि 5.15 को 5.15 से गुणा करो, फिर माइनस करो किससे, 4.15 को 4.15 से गुणा करो, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा जटिल काम हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे सिंप्लीफाई क्या हो, सरल सा एक तरीका है मेरे पास। मुझे ऐसा पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आप सभी को पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देंगे और एक बार इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो 5.15 माइनस 4.15, अब एक बार प्लस कर देते हैं, 5.15 प्लस 4.15। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, गुणा दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 9.30, तो कितना आ गया 9.3 आ गया। ठीक है, 9.3 किसके बराबर आ गया, 9.3 आ गया बीडी के स्क्वायर के बराबर। और अब मुझे सिर्फ बीडी की वैल्यू निकालनी है, तो बीडी की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर हाफ में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.3। इसका मतलब है बीडी की वैल्यू क्या आ गई, बीडी की वैल्यू आ गई रूट 9.3। तो इसका मतलब ये जो है बीडी ये कितना हो जाएगा रूट 9.3। ठीक है, ये कितना हो गया रूट 9.3। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हमारा प्रकार लेंगे और उस प्रकार में क्या करेंगे, यहां से लेके बी पे रखेंगे, उसको सेंटर मानेंगे, बी पे सेंटर मानेंगे और इतना उसको खोल लिया। जब उसको खोल लिया तो अब हम क्या करेंगे, उसका चाप लगा देंगे, किसके ऊपर, जो हमने संख्या रेखा खींची थी उस संख्या रेखा पे उसका चाप लगा देंगे। ठीक है, और वो चाप लगा देंगे और वो चाप जहां पे काटेगा उसको हमने ई नाम दे दिया, उसको हमने क्या दे दिया, ई नाम दे दिया। तो जो अब बीई की जो वैल्यू है, कौन सी, बीई, जो बीई है वो कितना है हमारा, वो हो जाएगा हमारा रूट 9.3। बीई जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट 9.3, रूट 9.3 बीई, ये बी है और ये ई है, ये वाली जो दूरी है वो हो जाएगी रूट 9.3। तो ये थी हमारी सीधी संख्या रेखा और उस संख्या रेखा के ऊपर मैंने क्या किया, रूट 9.3 को मुझे दर्शाना है तो मैंने दर्शा दिया और वो है हमारा ये वाला, यहां से यहां तक ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये है हमारी 9.3 का अंडर रूट। ठीक है, और हमारी ये वाली जो है, ये वाली जो दूरी है ये भी हमारी कितनी थी, रूट 9.3 थी। तो हमने क्या किया, इसका चाप लगा लिया, इसका इधर चाप लगा लिया, तो ये हमारी संख्या रेखा पर आ गई। ठीक है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इसमें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने की दोबारा। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस ये वाली जो प्रश्नावली है उसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ओके, इसमें जो इनके हर हैं उनका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण में हमने पढ़ा था कि परिमेयकरण में क्या करना होता है,
√7 है तो हम क्या करेंगे, उसको √7 से गुणा कर देंगे, नीचे भी और नीचे किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √7 और नीचे कितना आ जाएगा, √7 को √7 से किया तो 7 आ गया, और ये हमारा हो जाएगा 1/7 गुणा √7। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें भी हर का परिमेयकरण करना है, तो किससे गुणा करेंगे, जो संख्या है, संख्या तो हमारी सेम रहेगी, √7 माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस √6, और जो जिसका हमने नीचे गुणा किया है उसका ही हम ऊपर गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से गुणा करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6 बट्टे, ये क्या देखो, एक बार इस संख्या के बीच में प्लस है, एक सॉरी माइनस है, और एक बार इन दोनों संख्या के बीच में प्लस है, संख्या सेम है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा पहली संख्या का स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या है √6 तो √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √7 प्लस √6 बट्टे √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गए 1 बचा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 1/√5 प्लस √2, तो किससे करेंगे, तो हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या है वही होगी, बस साइन का चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा √5, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस ले लेंगे, माइनस √2। ठीक है, वही हमारी ऊपर होगी √5 माइनस √2, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2। ठीक है, बटे एक बार इस संख्या के बीच में प्लस है, एक बार माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 बटे 5 का √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे 3 आ जाएगा, √5 माइनस √2 बटे 3। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला, ये फोर्थ वाला है, ये कौन सा है, फोर्थ वाला है हमारा। ये क्या है, 1/√7 माइनस 2, तो हम इसको क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये है, मैं यहां इधर सॉल्व कर देती हूँ इसको, यह है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे, सेम नंबर से ही करेंगे, तो नंबर क्या होगा हमारा √7 प्लस 2, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम प्लस लेंगे, ऊपर भी किससे, इसी से होगा √7 प्लस 2, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, √7 प्लस 2 बट्टे, एक बार इस संख्या के बीच में माइनस है, एक बार प्लस है, तो आंसर क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो एक ऊपर क्या हो गया, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, तो 1/3 गुणा √7 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 के हमने सारे उदाहरण करवा दिए हैं, जो भी थ्योरी थी वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है, जो फॉर्मूलेस बीच में आए वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, और प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज मेरी क्लास शेयर करें, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी प्रश्नावली 1.5 के लिए। थैंक यू।